औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से कुछ सनसनीखेज़ और हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात बताऊंगी। मुर्तज़ा भुट्टो को क्यों और कैसे कत्ल किया गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मुर्तज़ा भुट्टो जो अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मारे गए थे। जब दुनिया में सियासी ख़ानदानों की बात आती है तो सबसे पहले कैनेडी ख़ानदान का नाम लिया जाता है। इसके बाद इंडिया के नेहरू गांधी ख़ानदान और पाकिस्तान के भुट्टो ख़ानदान का नाम आता है। इन तीनों घरानों में एक कदर मुश्तरक ये है कि इनके बेशतर अफराद तिब्बी मौत नहीं मरे। जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और उनके भाई शाहनवाज़ भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की मौत फितरी नहीं थी। मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी की इब्तदा 4 अप्रैल 1979 को होती है, जब पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक ने पूरी दुनिया की अपील को मुस्तरद करते हुए पहले मुंतखब रहनुमा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में रहकर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इनके दोनों बेटे शाहनवाज़ और मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अपने वालिद को बचाने की मुहिम चलाई, जो कि बेसूद साबित हुई थी। एक तवील अरसे तक मुल्क से बाहर रहने के बाद आखिरकार मुर्तज़ा भुट्टो वतन वापस लौट आए। 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर ज़्यादतियों का इल्ज़ाम लगाया। मुर्तज़ा भुट्टो ने कहा, पुलिस हुक्काम रियासती यूनिफॉर्म पहनने के काबिल नहीं है, वो मुजरिम है। उन्होंने कराची में कत्ले आम किया है। इनका वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे गिरफ्तार करें, अगर वो इसके सियासी नताइज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं तो। मुर्तज़ा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। ये बात याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरी वालिदा किचन में खाना बना रही थीं। मैं अपने छोटे भाई जुल्फ़ी के साथ अपने वालिदैन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उसी वक्त एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद तो गोलियों की भुचाड़ होने लगी। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फ़ोन करती हूँ। मैं जुल्फ़ी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। मेरी माँ भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। हम वहाँ आधे घंटे बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया कि देखो बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर पुलिस फैली हुई है। पुलिस ने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाहर डकैती हो रही है, सूरत हाल की ठीक होने तक आप अंदर ही रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की बेवी गनवा भुट्टो की परेशानियों में इजाफा होता चला गया। बाद में फातिमा भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरे वालिद ज़्यादा देर तक नहीं आए तो मैंने अपनी फुप्पी बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। काफ़ी देर बाद उनके शौहर आसिफ अली जरदारी फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा, आप फुप्पी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने कहा वो फ़ोन पर नहीं आ सकती। जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया तो उन्होंने बड़े सर्द महरी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा भुट्टो और उनकी वालिदा गनवा भुट्टो कार में बैठकर जल्दी से मिडिस्ट हॉस्पिटल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपनी सवाने उम्री में लिखा, मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पाँव देखे। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गईं और वो एक बेड पर बेहोश लेटे हुए थे। मेरी वालिदा जोर से चीख पड़ी, जागो मीर जागो। मैंने पापा के चेहरे को छुआ। मेरी उंगलियों पर इनका खून लग गया। इनका चेहरा अब भी गर्म था। मैं इतना घबरा गई कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी।
بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی۔ بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ یہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور مرتضیٰ بھٹو اس دنیا سے چلے گئے۔ فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیت کچھ یوں بیان کی کہ پاپا کے بال ہمیشہ قرینے سے سجے ہوتے تھے، وہ صرف اسی وقت زیادہ خراب ہوتے جب وہ سو کر اٹھا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے، گالوں اور ہونٹوں کو چوما۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئیں۔ وہ اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈ ایسٹ ہاسپٹل پہنچی تھیں۔ بعد میں لاڑکانہ میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، 77 میں جب مارشل لاء نافذ ہوا اور فوج آ گئی تو میر مرتضیٰ بھٹو جوان تھے، انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ فوج کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ سکے، وہ اپنے والد کے آخری دیدار سے بھی محروم رہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آ سکے تھے اور وہ خود آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ نے پوری توجہ سے سنا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے